प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर की सुनवाई। हरदा ने भी सरकार पर साधा निशाना। नए साल पर इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन और उनके पिता सुरेश राजन के साथ उनका पूरा परिवार पहुंचा गांव। पवनदीप को देखकर गांव के लोग हुए उत्साहित। मसूरी में देर शाम को मॉल रोड पर हूटर बजाकर चलने वाले वीआईपी को पड़ा महंगा। हूटर बजाने पर जमकर हुआ मॉल रोड पर बवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक कर लेते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल पैसिफिक में पहुंचकर स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है आयोजित और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया, जिसमें कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी नोटबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था के हित में बड़ा से फैसला दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नोटबंदी में कुछ न कुछ फॉल्ट है। लाखों करोड़ों लोगों का आशियां लूट गया। अब असल में कोर्ट के सामने कोर्ट को यदि कोर्ट कह देता गलत है तो चक्र पीछे घुमाना पड़ता। पीछे चक्र घुमाने का अर्थ था अर्थव्यवस्था और बर्बाद हो जाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था के हित में बड़ा सेफ सा जजमेंट दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि नोटबंदी में कुछ न कुछ फॉल्ट है, इसीलिए तो उसमें बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और उसने विचार किया। तो इसलिए जो भाजपा वाले ताली बजा रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था कि अर्थव्यवस्था का चक्र पीछे की तरफ को मुड़ा दिया, जबकि कोरोना और इस सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से ऑलरेडी अर्थव्यवस्था रसातल की तरफ जा रही है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश के 1800 राजस्व गांव में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का किया जाएगा सीमा विस्तार। सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को किया समाप्त। गांव को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की अधिसूचित जारी और लगभग 7500 गांव में कानून व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस के है पास। बड़ी खबर आपको बता दें कि गांव को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की अधिसूचित जारी की गई है और लगभग 7500 गांव में कानून व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस के पास है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे गांव हैं जिनमें अभी भी राजस्व पुलिस का अधिकार है और ऐसे में देखा जाए, जो अभी कुछ दिन पहले अंकिता हत्याकांड का मामला आया था, वो क्षेत्र राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और देखा जाए तो कई वर्षों से उत्तराखंड के अभी भी कई ऐसे गांव हैं जिन्हें राजस्व क्षेत्र में रखा गया है, जहां पे पटवारी ही पुलिस का काम करते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था से संबंधित कई ऐसी जो समय समय पे जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली हैं, कई सारी जो शिकायतें हैं वो निकल के सामने आई है। और ऐसे में जिस तरीके से देखा गया है कि आपराधिक मामले बढ़ते हैं और राजस्व पुलिस के अंतर आने के वजह से जो है समय रहते उचित जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो नहीं वहां पे पहुंच पाती है और कहीं ना कहीं यही एक वजह रही है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। वर्तमान में देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में कई ऐसे गांवों को चिन्हीकरण करने का काम सरकार ने किया है,
चाहे वो चमोली जिले का हो, रुद्रप्रयाग का हो, बागेश्वर का हो, पौड़ी का हो, टिहरी का हो, इन जिलों में सबसे ज्यादा जो गांव हैं अभी भी राजस्व पुलिस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन्हें अब रेगुलर पुलिस के अंतर्गत रखा जाएगा। इन क्षेत्रों में थानों और चौकियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त किया जा सके। देखा जाए तो जिस तरीके से आजादी के बाद उत्तराखंड के जो ये भौगोलिक क्षेत्रों में जो राज्य हैं दूर दराज के, इन राज्यों में पहले से ही इस तरह की व्यवस्थाएं बनी हैं कि राजस्व पुलिस के अंतर्गत जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चलाई जाती हैं। लेकिन बदलते समाज और माहौल में कहीं ना कहीं इसकी कई तरह की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो निकल के सामने आ रही थी। और ऐसे में आपराधिक मामले अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले देखा जाता था कि पटवारी तक ही मामले निपट जाते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज बदल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इस समय जो आपराधिक मामले हैं निकल के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये समझा कि बदलते माहौल में वहाँ पे रिजर्व पुलिस की आवश्यकता है। और वर्तमान में जिस तरीके से इन क्षेत्रों को जो गांव हैं, उन गांवों को अब रिजर्व पुलिस से जोड़ के वहाँ पे थाने चौकी खोले जाएंगे, ताकि जो है कानून व्यवस्था बनी रहे, आपराधिक मामलों पे लगाम लगाया जा सके। जी ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं नए साल में पुलिस विभाग में बम्पर तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड शासन ने 21 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों के हाल ही में हुए प्रमोशन के बाद शासन से आईपीएस ऑफिसर के बम्पर तबादले किए गए हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र सल्ला गांव में इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन और उनके पिता सुरेश राजन के साथ उनका पूरा परिवार सल्ला गांव में पूजा पाठ करने हेतु गांव पहुंचे हैं। और इस दौरान उन्होंने बीते दिवस पर पूजा पाठ संपन्न कर बीते देर शाम गांव में महफिल जमाई। और इस दौरान एक के बाद एक पवनदीप ने देर रात तक अपने गांव वालों के बीच 7 से 8 गाने जो हिंदी, कुमाऊनी व ओल्ड सॉन्ग भी गाए, और जिसमें ग्रामीण काफी खुश नजर आए। पवनदीप राजन की आवाज सुनने के लिए पूरा गांव पवनदीप राजन की महफिल में उमड़ पड़ा। और इस दौरान पवनदीप राजन की महफिल में देर रात तक ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। आपको बता दें कि पवनदीप राजन इस वक्त अपने माता पिता के साथ चंपावत जिले में रहते हैं, जिनका पैतृक गांव पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र सल्ला में है, जो लंबे अरसे के बाद पूजा पाठ करने के उद्देश्य से गांव में पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने पूजा पाठ कर अपनी आवाज से ग्रामीणों का दिल जीता और ग्रामीणों को जमकर अपने गाने सुनाए। इधर नरेंद्रनगर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 2 से 4 जनवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर राज्य स्तरीय महिला ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सरस्वती के चित्र का अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलित और गुब्बारों को हवा में उड़ाने और प्रतिभागी टीमों को शपथ दिलाने के साथ किया। खेल के प्रति सरकार का बहुत गंभीर चिंतन हुआ, और यही कारण है कि अभी हमने कुछ समय पहले राज्य की खेल नीति लेकर के आए, जिसमें खिलाड़ियों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं के अलावा उसकी आजीविका को खेलों से कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी बड़ा काम किया गया है। और सरकार बहुत गंभीर है इसको लेकर के। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले बच्चे के अंदर उसके अंदर तकनीक भी है, उसके अंदर दमखम भी है, तो उसको केवल दिशा क्या हो सकता है। इसी को देखते हुए लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में खेलों का आयोजन हो रहा है। इस बार टिहरी में जो है प्रतियोगिता कराई जा रही है, इससे जो महिलाओं का है काफ़ी जो उनके अंदर खेलने की रुचि है काफ़ी बढ़ रही है। और हमारी जो टिहरी की टीम है, हमने बहुत लगन लगा के पूरे मन से कोशिश करेंगे कि इस प्रतियोगिता को एक खेल के प्रति अच्छे तरीके से जीती जाए। और खेल टिहरी में कई बार ये, और जैसे पहली बार इस बार हो रहा है, हर बार ये हर साल लगातार ये होता जाए और हमारी टीम से प्रथम आने की कोशिश पूरी जारी रखनी।
तो वहीं मसूरी में देर शाम को माल रोड पर हूटर बजाकर चलने वाले वीआईपी को महंगा पड़ गया, बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि वीआईपी अपनी 5 गाड़ी के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय पर माल रोड ग्रीन चौक पर पहुंचे, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल ने हूटर का प्रयोग और गाड़ियों की धीमी गति से चलने के लिए बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षा कर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर उसको मारपीट कर बंदूक दिखाने लगे। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि पंकज अग्रवाल ने अपनी जान बचाने को लेकर राजीव अग्रवाल की दुकान में घुसे और जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उसको पीटा और उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिस पर एकाएक मसूरी के लोग इकट्ठा हो गए और वीआईपी गाड़ियों को घेर लिया गया, जबकि जिस गाड़ी में वीआईपी था वो गाड़ी वहां से भागने में कामयाब रही। रोड बंद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मसूरी की जनता से पूछ रहा, आप पूछे इतने लोग हैं कि माइक लगाइए, पूछे इनसे कि माल रोड बंद है या नहीं है। 31 तारीख को आपने माल रोड बंद कर दी, जो लोकल आदमी अपने स्कूटर को वहाँ आपने बैरिकेडिंग करवा दी, बस शहर को त्रस्त कर दिया है और कह रहे हैं कि बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं? लोगों से पूछ रहा हूँ, इनकी गाड़ी नहीं आ रही है माल रोड पे। छोटी छोटी गलियों में भी वो खंबे लगा दिए। देखो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोतवाल साहब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल साहब जो एम्बुलेंस आई थी झूलाघर पे, वो किसके उसे बंद करी गई? एम्बुलेंस के लिए तो लोग गाड़ी साइड कर देते हैं और उसमें पेनल्टी है। ये पेनल्टी पुलिस पे लगनी चाहिए कि जिन्होंने वो अम्बेडकर जो झूलाघर पे जो बैरियर खोला हुआ था, जो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए नहीं खोला गया। ड्राइवर के लिए तो उसमें वो है, एक कानून बना है कि उसमें उसको सजा दी जाएगी। पूरी ये सजा किसको मिलनी चाहिए? अगर उसमें कोई मर जाता और कोई कैजुअल्टी होती, उसके जवाब कौन देता? मैं पूछना चाहता हूँ कोतवाल साहब से। बारिश में थी, कुछ वाहन जो है मॉल रोड से इससे पहले से तरफ आ रहे थे। रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनके जो है आपस में नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित। नहीं, पुलिस के द्वारा किसी के साथ बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जाएगा। मारपीट हुई, बात यह है कि चलो मॉब में हो गया, उनसे उनको नहीं मालूम था कि इस तरह उनको हैंडल किया जाएगा। पर अगर घटना के 1 घंटे बाद भी एक वीआईपी माल रोड पर जहां पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना। मॉब, हल्ला, गाड़ी, मारपीट, गाली गलौज, ये सब मसूरी का कल्चर नहीं है। मसूरी का कल्चर सिर्फ हम ये इतना कह रहे हैं कि पुलिस उनको सामने रखकर जो थाना, जो कोतवाली, जो चौकी जहां पुलिस कंफर्टेबल हो, उनको सिर्फ ये बता दें कि वाकई जो उसने मुझसे पूछा था कि ये शहर मेरे पिताजी का नहीं है, तो उसको ये बता दिया जाए कि ये शहर हमारा ही है, वाकई ये शहर हमारे बाप का ही है। वो यहाँ मेहमान की तरह घूमे तो अच्छी बात है, नहीं तो मसूरी शायद इस तरह के क्राउड को केटर करने की पोजीशन में। सुनील भाई, मैं तो घर गया हुआ था, छोटी हमारी भाभी का बहन का फोन आया कि भैया यार लड़ाई बहुत झगड़ा हो गया है। तो मैंने भैया से पूछा था भाई कि उन्होंने कहा कि कुछ पंकज अग्रवाल जी ने बताया कि जो हूटर बजा के बहुत तेज़ी से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हूटर क्यों बजा रहे हो? अब वो मारते मारते दुकान के अंदर घुस गए और फिर लोगों ने कहा कि भाई तू क्यों इसका क्यों मार रहे हो? जब उन्होंने बोला मारने के लिए बोला तो उन्होंने सबको गाली देना और बंदूक देना और हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। फिर बगल वाली दुकान में चले गए। तो ये वीआईपी लोगों का मुझे समझ नहीं आया कि हूटर बजाना बाजार में क्या मतलब होता है। ये आम पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए चलने के लिए माल रोड है, ना कि होटल बजाने के लिए माल रोड है। वीआईपी आता किस लिए आता है? वीआईपी हमारी सुरक्षा के लिए कि हम इनकी सुरक्षा के लिए? पता नहीं चला, जब तक मैं आया तो सारे भाग चुके थे। इधर बाजपुर के दोराहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत भी हो गई और जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जसपुर निवासी मोहम्मद उमर अपने साथी इसरार के साथ बाइक पर रुद्रपुर की ओर जा रहा था कि बाजपुर के दोराहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 स्थित मदर इंडिया स्कूल के सामने विपरीत दिशा से बाइक पर आ रहे सरवन और पीतांबर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइकों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि दोनों बाइकों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोहम्मद उमर और सरवन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राय के पास में एक मदर इंडिया स्कूल है, उसके सामने एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो रॉन्ग साइड से जा रहा था और दूसरे अपने साइड में ही आ रहा था।
दोनों की आपस में जो है भिड़ंत होगी, जिसमें जो है दोनों जो मोटरसाइकिल चालक थे दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। 2 घायल हैं, वो घायलों को हम उसमें जो है यहाँ चिकित्सालय में दिखाने के बाद जो है हायर सेंटर के लिए उनको रेफर कर दिया गया है। पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। शिवलालपुर चुंगी से कार्यकर्ताओं ने नगर में वाहन रैली निकाली तथा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने पूर्व में भी युवाओं और बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भर्ती घोटालों को लेकर भी हमेशा आवाज उठाई गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ शीघ्र ही यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। हम सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करके और सब यूथ कांग्रेस के साथियों से मिलने का काम कर रहे हैं और जल्द हम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। और जैसा पूर्व में यूथ कांग्रेस ने युवाओं की आवाज़ उठाई है, महिला सुरक्षा की आवाज़ उठाई है, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई है, भर्ती घोटाले खोलने का काम किया है, वैसे ही हम लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। और जो सरकार इस समय जो युवाओं को ठगने का काम कर रही है, उनके झूठ को उजागर करने का काम करते रहेंगे। इधर कड़ाके की ठंड के बावजूद इन दिनों जोशीमठ के प्रभावित परिवार रात में अलाव जलाकर रात बिताने को मजबूर हैं। नगर में इन दिनों भू धसाव के चलते कई भवन खतरे की जद में हैं। सिंघधार वार्ड में पीड़ी परिवारों ने कल रात को सड़क पर आग जलाकर अपनी रात गुजारी है। यहां पर 5 परिवारों को सबसे अधिक खतरा इनके मकानों के ऊपर से भूमंजिला होटल से है। इन होटल्स पर दरार पड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि जोशीमठ में ठंड के चलते प्रभावित परिवार, जो पीड़ित परिवार हैं, वो अलाव जलाकर रात बिताने को मजबूर हैं। और नगर में इन दिनों भू धसाव के चलते कई भवन खतरे की जद में बने हुए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों ने कल रात को सड़क पर आग जलाकर अपनी रात गुजारी है। और यहाँ पर 5 परिवारों को सबसे अधिक खतरा है, क्योंकि इनके मकानों के ऊपर से जो भूमंजिला होटल हैं और इन होटल्स में अब दरार पड़ी हुई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप भंडारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पीड़ित परिवार पहले से ही परेशान है, लेकिन अभी एक नई समस्या सामने आ गई कि उनके जो घर हैं उनके सामने उनके भूमंजिला होटल हैं जिनमें दरार पड़ती नजर आ रही है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला? जोशीमठ में भू धसाव का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अगर हम बात करें सिंघधार वार्ड की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर बहुमंजिले जो होटल है उनके खतरे की जद में है। जो ये 2 होटल यहाँ पर है और इन पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। इनका कहना यही है, जो ये प्रभावित परिवार है, इनका कहना है कि कल देर रात को उस होटल पे आवाजें आई कह के, जिसके बाद वो रात को अपने अपने घरों को छोड़कर मुख्य जो मार्ग है वहां पर आग जलाकर इन्होंने पूरी रात बिताई। और अगर बात करें तो पहाड़ों की इन दिनों कड़ाके की ठंड यहाँ पर हो रही है और उसके बावजूद अगर स्थिति ऐसी है तो इसका अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है कि ये पीड़ित परिवार किस तरह से यहाँ पर रहने को मजबूर है। इनका ये भी कहना है कि प्रशासन और शासन से निरीक्षण करने के बावजूद अभी तक इनकी समस्याओं का कोई भी हल नहीं हो पाया। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं पौड़ी जिले के चौपटा खाल विधानसभा के नौगांव खाल ग्राम सभा पौथर में घास काट रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। हालांकि महिला ने दरांती से गुलदार पर वार कर अपनी जान बचा ली, लेकिन गुलदार के हमले में महिला को कई चोटें आई हैं। गुलदार के हमले के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बीते साल भी यहां गुलदार ने एक महिला पर हमला किया था और दरअसल चौबट्टा खाल विधानसभा के नौगांव खाल ग्राम सभा पौथर में कुछ महिलाएं घर के समीप ही घास काट रही थी। तभी अचानक यहां गुलदार आ धमका और 2 महिलाओं पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने दरांती से वार किया और महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार मौके से भाग गया। घटना के बाद से ही गांव के लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में 4 गुलदार सक्रिय बने हुए हैं। ग्रामीण अपने घरों से बाहर आने में डर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है। वन विभाग को बार बार सूचित करने के बाद भी इस ओर कोई सुध नहीं ली जा रही है।
समय काम करना चाहिए बागल हमला कह रहे और पिछले साल निकाय लड़का वो निकाय पागल आदमी पर कह रहे हमला। पाथर में जो है कि पुष्पा देवी वाइफ ऑफ राकेश राठौड़ पे बाग द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिस बाबत में आज हम उप जिलाधिकारी महोदय चौबट्टाकाल से मिले हैं। उनको हमने जो है कि माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है, माननीय सांसद जी को ज्ञापन प्रेषित किया है और माननीय विधायक जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। स्थिति ग्राम सभा में ये बनी हुई है कि हमारी ग्राम सभा में पूर्व में विभाग द्वारा गंगा देवी पे हमला किया गया है। हम बार बार वन विभाग को सूचित करते हैं, वन विभाग की तरफ से खाना पूर्ति यहाँ पे की जाती है, भले वो पिंडा लगाते देते हैं, उसके बाद उस पर गश्त वो करते हैं। तो वहीं चंपावत पुलिस की टीम इस साल चरस पकड़ने के मामले में उत्तराखंड में पहले नंबर पर है। जनपद के पहाड़ी क्षेत्र में बीते कुछ सालों से चरस एवं स्मैक का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इस वर्ष अभी तक 39 किलो 450 ग्राम चरस और 1 किलो 320 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जो इस साल का अभी तक का रिकॉर्ड है। सोमवार को एसपी देवेंद्र पीचा ने प्रेस वार्ता कर ये पूरी जानकारी दी। जैसा कि हमारे पुलिस का जो मेन जो फोकस था वो अभी भी हमेशा रहता है नशे के ऊपर में, साइबर क्राइम के ऊपर में, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक, ये सब चीज़ें जो हमारे डीजीपी महोदय की भी एक प्रायोरिटी में है। सीएम साहब भी इसी के ऊपर अधिक फोकस कर रहे हैं, तो उसी पे ही ध्यान देते हुए विगत वर्षों में जो चंपावत पुलिस है उसने जो नारकोटिक्स के ऊपर है वो काफ़ी अच्छा काम करते हुए जो स्मैक जो पकड़े हैं वो पिछले सालों का कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 1 किलो 300 ग्राम से अधिक के स्मैक पकड़े। साथ ही चरस पकड़ने में भी नंबर 1 पे ही कह सकते हैं, लगभग 40 केजी के अराउंड पिछले साल में चरस पकड़ी। इस तरह नशे के ऊपर काफ़ी हमने काम किया है। इसके अलावा भांग की खेती भी नष्ट की है। साथ साथ में हमने जो लोग नशे में जो बच्चे शुरू में इन्वॉल्व हो रहे थे उनको हमने नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ भी भेजा है। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। मामले में हजारों की तादाद में पीड़ितों ने रेलवे प्रकरण को लेकर बनभूलपुरा क्षेत्र में कड़कती ठंड के बीच अपने अल्लाह से रो रो कर दुआ की है और रेलवे प्रकरण से निजात दिलाने की दुआ की। आपको बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 17 में दिन सोमवार को रेलवे प्रकरण से निजात दिलाने के लिए इजेतामाई दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने वाह लड़कियों बच्चों द्वारा दोपहर में 2 से अल्लाह से दुआ मांग रहे, अल्लाह हमारे घरों को उजड़ने से बचाएं और हमारे ऊपर अपना सहारा दें, जिसको लेकर हजारों संख्या में महिलाओं ने रो रो कर अपने घर बचाने के लिए दुआ करते रहे। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।